हेलो फ्रेंड्स, मैं यशदीप दहिया स्वागत करता हूं आपका फार्माडॉक्स कंसल्टेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने शेड्यूल एम 2023 पे एक ये सीरीज़ बनाई है। हमने इसे हिंदी में बनाया है ताकि सीनियर मैनेजमेंट से लेकर और जो अनस्किल्ड लेबर है वो तक भी शेड्यूल एम 2023 के सारे प्रोविजंस को अच्छे से जान जाए और उनको इम्प्लीमेंट कर ले। तो आप ये पूरी सीरीज़ हमारी देखिए। आप चाहें तो हम आपकी कंपनी आगे आपके स्टाफ को ट्रेन भी कर सकते हैं, पर किसी कारणवश अगर आप हमें नहीं बुला सकते हैं तो ये वीडियो आप अपने पूरे स्टाफ को एक ग्रुप ट्रेनिंग सेशन में दिखा सकते हैं ताकि वो पूरे शेड्यूल एम को जान जाए, समझ जाए और उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें और आपको काम की लगती है तो आप इसे शेयर करें। आपके कोई भी क्वेश्चन है शेड्यूलिंग के बारे में तो आप इसमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेड्यूल एम 2023 मतलब कि हम पार्ट 8 के बारे में बात करेंगे, जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म टैबलेट एंड कैप्सूल। मतलब टैबलेट और कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या वातावरण होना चाहिए, हमारा कैसा AHU होना चाहिए, वो सर हम इस पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे। और इस पार्ट में मतलब टैबलेट कैप्सूल में जो पुराना शेड्यूल एम था उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। इसमें हेपा फिल्टर की रिक्वायरमेंट आ गई है और प्रेशर कैस्केड्स, सिंक, बबल और कैस्केड टाइप एयरलॉक्स, ये सारे डिस्क्राइब किए हैं जो हमारे WHO टेक्निकल सीरीज़ में काफ़ी दिनों से हैं। तो कहते हैं कि जो हमारा टैबलेट और कैप्सूल प्रोसेसिंग है उसके अंदर ड्राई मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा हैंडलिंग होती है। तो ड्राई मटेरियल को, ड्राई पाउडर को जब हम हैंडल करें तो बहुत ज़्यादा डस्ट जनरेट होती है, जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन का बहुत खतरा हो जाता है। इसलिए हमारी प्रीमाइसिस का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि एक कमरे का पाउडर दूसरे कमरे में ना जा पाए, जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन हमारे को रुक जाए। इसके लिए हमारे को इफ़ेक्टिव डस्ट कंट्रोल सिस्टम भी लगाने हैं, तो वो हमारे को लगाने चाहिए। इसके बाद हमारे को अपना टेम्परेचर तो कंट्रोल रखना ही है, तो मतलब एयर कंडीशन हमारा होना चाहिए, एयर एक्सट्रैक्शन सिस्टम भी हमारा होना चाहिए, और जो हवा हम अपनी प्रोडक्शन एरिया से बाहर एग्जॉस्ट कर रहे हैं वो भी हमने डस्ट रिटेनिंग फिल्टर से फिल्टर करनी है, ताकि हमारा जो लोकल वातावरण है वो भी हमारा दूषित ना हो। हमें ये ध्यान रखना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो, ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट 1 जो जनरल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, हमारा प्रोडक्ट वुड से या मेटल से कंटेमिनेट ना हो। देखिए वुड तो हम अंदर नहीं लेके आएंगे, हम लकड़ी के स्टूल, लकड़ी की टेबल, लकड़ी के पैलेट्स, ये सब हम नहीं यूज़ कर सकते, हम स्टील की चीज़ें यूज़ करेंगे। तो हमारी टैबलेट या कैप्सूल के अंदर मेटल के पार्ट्स नहीं आने चाहिए। मेटल के पार्ट्स कहाँ से आएंगे, हमारी सीव हैं, जब हम छानते हैं सीव है, सिफ्टर की सीव है, वहाँ से आ सकते हैं, या हाई प्रेशर से हम मल्टी मिल चला रहे हैं उससे कुछ टूट सकता है, या टैबलेट कंप्रेशन मशीन से भी हमारे मेटल के पार्ट्स आ सकते हैं। तो हमारे को उसके लिए हमारे को मेटल डिटेक्टर मशीन रखनी है हमारे को, और अपनी सीव की हमने पंचीज़ की समय समय पे जांच करने की, उसमें कुछ टूट फूट तो नहीं हो गई है। इसके अलावा सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे जो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं सबको हमें छानना है, छान के ही हम यूज़ करेंगे। मतलब कोई भी पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं तो सिफ्टिंग के बगैर या छाने बगैर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमें डिफरेंट रूम्स को प्रेशर डिफरेंशियल हमारे को रेगुलरली मॉनिटर करना है, और कोई भी डिविएशन उसके अंदर आती है तो हमारे को इमीडिएटली प्रोडक्शन या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की नज़र में उस चीज़ को ला देना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल कहीं लॉस ना हो रहा, मतलब कहीं छिपा हुआ मटेरियल पड़ा ना हो पिछले बैच या किसी मशीन के किसी पार्ट पे, तो उसकी प्रॉपर हमारे को क्लीनिंग करनी है। जैसे कंप्रेस्ड एयर के नोजल्स हो गए, उनके ऊपर भी हमारा पाउडर चिपका रह सकता है, या हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे कोई लुब्रिकेंट्स वगैरह वो लीक होकर हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर तो नहीं आ जा रहे हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट की कंटेमिनेशन होने से रोका जा सके। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम एक ही एरिया में बना रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि अलग अलग मशीन को हम अलग अलग एक रूम में रखें, जिसको ये क्यूबिकल्स की बात करें कि एक क्यूबिकल से दूसरे क्यूबिकल में हवा ना जा पाए, क्रॉस कंटेमिनेशन हमारी ना हो पाए। हमारे को एयर की जो फ्लो ऑफ एयर है या डायरेक्शन ऑफ एयर, उसका भी हमारे को ध्यान रखना है ताकि हमारी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। तो जनरली हम क्लीन कॉरिडोर में हम ज़्यादा हवा रखते हैं पॉजिटिव, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग रूम है जहाँ पे पाउडर की हैंडलिंग हो रही है वहाँ पे प्रेशर कम रहता है हमारा। और जो बहुत ही पोटेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, तो उसको अगर बनाना है तो वो उसको नेगेटिव
एरिया में बनाना है। वैसे तो OSD जो हमारा है वो है ही इस तरह का कि हमने जो भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो नेगेटिव में करनी है और हमारे कॉरिडोर सारे पॉजिटिव में रहेंगे। और बिल्डिंग का जब भी आपको डिज़ाइन करना है तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जो भी रूम्स का लेआउट या नक्शा आप बना रहे हैं वो ऐसा हो कि हम वो प्रेशर डिफरेंशियल हम रख सकें। फिर क्या होता है कि जैसे हम फॉल सीलिंग करते हैं ना, अगर प्रॉपर फॉल सीलिंग ना करें तो वहाँ पे गैप रह जाते हैं, तो वहाँ से हवा अंदर आ सकती है, यहाँ की हवा हमारी बाहर जा सकती है। या हम लाइट्स लगा रहे हैं अपनी, तो वो लाइट भी वहाँ पे काफ़ी सुराख रह जाते हैं, तो इससे हमारी कंटेमिनेशन हो सकती है। फिर हमारे को प्रेशर है, जैसे हमें 15 से 30 पास्कल का हमें साथ वाले रूम से प्रेशर डिफरेंशियल रखना चाहिए। लेकिन अगर हमने एयरलॉक्स लगाए हैं तो हाँ प्रेशर डिफरेंशियल थोड़ा बहुत कम भी हम रख सकते हैं, फिर 15 से 30 पास्कल रखने की ज़रूरत नहीं रह जाती है हमारे को। इसके अलावा जो भी हमारे प्रेशर को कंट्रोल करने की या मॉनिटर करने की डिवाइस है उसकी हमें समय समय पे कैलिब्रेशन करनी चाहिए। और हमारे को प्रेशर मॉनिटर करने की डिवाइस है वो अगर प्रेशर कम होता है तो ऑटोमेटिक हमारा अलार्म बज जाना चाहिए। लेकिन अगर हम मैनुअली कंट्रोल करते हैं, मान लो हम ऑटोमेटिक नहीं लगा पा रहे हैं और मैनुअल हमने मैग्नेली गेज लगा दी है, तो उसके ऊपर हमारी एक्शन अलर्ट लिमिट वगैरह होनी चाहिए कि भाई इससे कम प्रेशर नहीं होना चाहिए या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एयरलॉक अगर आप बना लेते हैं अपने टैबलेट कैप्सूल सेक्शन में तो उससे क्रॉस कंटेमिनेशन होने में रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एयरलॉक की इन्होंने 3 प्रकार हमारे को बताई है। पहले कैस्केड एयरलॉक, इसका मतलब होता है कि एयरलॉक की एक साइड ज़्यादा प्रेशर है और एक साइड कम प्रेशर है, इसको बोलते हैं कैस्केड एयरलॉक। दूसरा हमारा सिंक एयरलॉक। सिंक एयरलॉक के अंदर एयरलॉक के इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ हमारा प्रेशर ज़्यादा है और एयरलॉक में प्रेशर कम है। और तीसरी टाइप बताई गई है बबल एयरलॉक। बबल एयरलॉक के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बबल की तरह जैसे बबल फट जाता है ना, तो बबल एयरलॉक के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, दोनों साइड हमारा प्रेशर कम है। इसी पॉइंट के अंदर कहते हैं कि डोर शैल ओपन टू द हायर साइड, मतलब आपको जो भी दरवाज़ा खोलना है वो हायर साइड पे खुलना चाहिए वो दरवाज़ा, ताकि प्रेशर से अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाए। पर कई बार अगर आपका दरवाज़ा हायर साइड की नेगेटिव साइड खुल रहा है तो उसके डोर के स्प्रिंग या डोर क्लोजर इतना मजबूत होना चाहिए कि वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, मतलब अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाए। और अगर आप एयरलॉक लगाते हैं अपने डोर्स में एंट्री करने के लिए तो इंटरलॉकिंग की एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि एक दरवाज़ा खुला है तो दूसरा दरवाज़ा ना खुले। इसके बाद अगर आपने डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगा रखा है या जैसे ड्राई स्क्रबर या वेट स्क्रबर लगा रखा है तो इस तरह होना चाहिए वो कि वो आपका जो AHU है उससे कनेक्टेड रहे, कि जैसे ही AHU चलाया आपका डस्ट एक्सट्रैक्टर भी चल गया, जैसे ही AHU बंद किया तो डस्ट एक्सट्रैक्टर भी आपका बंद हो गया। और कुछ रूम्स हैं हमारे जो एक डस्ट एक्सट्रैक्टर हमारा 2 रूम्स में कनेक्ट है, मान लो A रूम से भी हवा खींच रहा है, B रूम से भी हवा खींच रहा है, तो दोनों रूम का प्रेशर बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का तो प्रेशर कम है एक का ज़्यादा, उससे क्या होगा एक की हवा निकल के दूसरे में चली जाएगी। तो दोनों का प्रेशर सेम हो अगर आपने एक ही डस्ट एक्सट्रैक्टर सिस्टम या वेट स्क्रबर या ड्राई स्क्रबर लगा रखा है। उसके बाद आपको रूम डिफरेंशियल प्रेशर जो देना है, क्रिटिकल रूम प्रेशर में आपको इस तरह से आपको देना है कि आप उसको ट्रेस कर सकें भी इसका पहले क्या प्रेशर था रूम का और अब हमने AHU चला दिया तो क्या प्रेशर हो गया। तो उसको फिर हम माइनस करके ना एम्बियंट रूम प्रेशर को, और अब जब रनिंग एट ऑपरेशन जब हमारा रूम प्रेशर है उससे से माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल प्रेशर निकल के आ जाएगा। इसके लिए आप ऑटोमेटिक सिस्टम करें कि जब भी उससे कम ज़्यादा हो तो हमारा अलार्म बज जाए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप कलर मार्किंग कर दें, जैसे मैग्नेली गेज है आपने किया कि 15 से 30 के बीच में होनी चाहिए, तो 30 के ऊपर एक लाल रंग का निशान लगा दें आप कि 30 से ऊपर गया तो रेड है, और 15 के नीचे भी आप एक रेड कलर का निशान लगा दें तो 15 से 30 में दोनों तरफ रेड हो गया कि 15 से नीचे आ गया तो भी एक्शन लेना और 30 से ऊपर चला गया तो भी आपको एक्शन लेना है। इसके अलावा जो भी आपके इसमें पास थ्रू हैचेज़ हैं हमारे, तो पास थ्रू हैचेज़ जो भी रहेंगी हमारे तो उसमें भी हमारे का एयर की सप्लाई होनी चाहिए ताकि उसके अंदर हम
डिफरेंट टाइप ऑफ पास थ्रू हैचेस मेंटेन करके, जैसे कैसेट टाइप भी हम पास थ्रू हैच कर सकते हैं, सिंक टाइप भी कर सकते हैं और बबल टाइप भी कर सकते हैं। और जहाँ भी आपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है तो वो आपको उसको हमेशा मॉनिटर भी करना है और उसको रिकॉर्ड भी करना है, मतलब उसकी लॉगबुक में भी आपको डालना है। और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमेशा हमारी कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं वो आराम से काम कर सकें। और टेम्परेचर की भी क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिमिट हो सकती है और कम से कम क्या हो सकती है, ये लिमिट आपको मेंशन करनी है। और ये रेंज बहुत करीब नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि 22 से 24 मैंने रेंज कर दी, तो थोड़ी सी वेरिड रेंज हो आपकी, 20 से 25 है या 20 से 27 है या 20 से 30 है, इस तरह से थोड़ी सी वाइड रेंज होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली जिसमें आप काम कर सकें। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो HVAC है उसमें मॉइस्चर ना आ जाए या वो मॉइस्चर को लीड ना करे। तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे को कुछ प्रोसेसेस में आपको ह्यूमिडिटी एक्स्ट्रा डालनी भी पड़ेगी, जैसे कैप्सूल सेक्शन आपका, अगर आपने वहाँ भी ह्यूमिडिटी बहुत कम कर दी तो हमारे कैप्सूल एकदम ब्रिटल हो जाएंगे और फट जाएंगे। तो 40-45 की रेंज में जैसे हम जनरली कैप्सूल की ह्यूमिडिटी रखते हैं, तो अगर किसी टाइम बाहर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो आपको ह्यूमिडिटी उसमें ऐड भी करनी पड़ सकती है। जब आप ह्यूमिडिटी ऐड कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फिल्टर है वो एकदम उसके बाद ना हो जहाँ आपने ह्यूमिडिटी ऐड की है, मतलब जहाँ पानी आपने ऐड किया है मॉइस्चर लाने के लिए, उसके इमीडिएट बाद आपका फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पानी जाकर उस फिल्टर पे जम जाएगा और वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, वो थोड़ी आगे होना चाहिए। फिर जो भी आप डक्टिंग कर रहे हैं तो वो डक्टिंग को भी आपने इंसुलेशन करनी है, ताकि जो कोल्ड है, मतलब हमने कूल एयर हम दे रहे हैं उसके अंदर उसके अंदर ना वाटर की ड्रिपिंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे ठंडा होता है ना, ज़्यादा ग्लास के बाहर आप देखते हैं कि भाप जम जाती है, तो इस तरह से उसमें डक्ट के अंदर या बाहर भाप भी हमारी जम सकती है, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी डक्ट के अंदर। फिर ड्यूमिडिफिकेशन करने के डिफरेंट टाइप इन्होंने बताए हुए हैं कि आप रेफ्रिजरेटेड ड्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं, केमिकली ड्यूमिडिफाई कर सकते हैं, सिलिका जेल से भी कर सकते हैं आप। और जिस भी चीज़ से करें उससे कोई कंटेमिनेशन बढ़नी नहीं चाहिए, उससे कोई पार्टिकल निकलने चाहिए आपके। आपका डक्ट का जो भी मटेरियल है वो आपका ऐसा होना चाहिए वो भी पार्टिकल को जनरेट ना करे, आपका डक्ट का कोई भी मटेरियल। और जब आपको ह्यूमिडिटी की कोई रेंज दे रहे हैं आप कि भी मेरी ह्यूमिडिटी इतनी होनी चाहिए इस रूम में, तो आपको साथ साथ टेम्परेचर की भी रेंज देनी है कि इतनी होनी चाहिए हमारे को। जहाँ तक संभव हो जहाँ भी डस्ट या वेपर निकल रहे हैं उसको वहीं से हमारे को रिमूव कर देना चाहिए। इसके लिए हम स्पॉट वेंटिलेशन दे सकते हैं, ये कैप्चर हुड्स दे सकते हैं वहाँ पे। और पॉइंट ऑफ यूज़ एक्सट्रैक्शन जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ पे हम आर्टिकुलेट आर्म भी दे सकते हैं, मतलब एक फ्लेक्सिबल एक हुड हो हमारा जो वहाँ तक चला जाए, या फिक्स्ड हुड भी हम दे सकते हैं। और डस्ट एक्सट्रैक्शन की जो डक्टिंग है उसकी डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए कि डस्ट हमारी वो पूरी सक्शन कर ले डस्ट का वहाँ से, और कोई डक्टिंग के अंदर हमारी डस्ट का बिल्डअप ना हो जाए जो बाद में कभी वापसी भी आ सकता है कोई प्रेशर में प्रॉब्लम होने की वजह से। और जो हम डस्ट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं अपने एरिया में, तो हवा की जो गति होनी चाहिए, किस स्पीड से वो खींचे, वो डिपेंड करेगा कि हमारा पाउडर कितना थिक है या कितना हैवी है हमारा पाउडर। तो 15 से 20 मीटर पर सेकंड लगभग ये हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे को एयर फ्लो की डायरेक्शन कैसी है हमारे रूम के अंदर, इसका भी हमें बड़ा ध्यान रखना है, कहीं उसके कारण हमारे ऑपरेटर है या हमारे प्रोडक्ट की कंटेमिनेशन तो नहीं हो रही है। और खाली हम मतलब पॉइंट ऑफ यूज़ एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगाने से हम डस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को एक यूनि डायरेक्शनल फ़्लो भी हमारे को बनाना होगा। तो आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे मान लो इस रूम में आपने कोई एक मशीन लगा रखी, टैबलेट कंप्रेशन मशीन लगा रखी फॉर एग्जांपल, या शिफ्टर लगा रखा है जहाँ पे काफ़ी पाउडर उड़ रहा है, तो आपको जो सप्लाई एयर देनी चाहिए वो उस साइड देनी चाहिए जहाँ ऑपरेटर खड़ा होता है, उस साइड जिस डोर से वो एंटर करेगा उस साइड आपने हैपा से एयर की सप्लाई दे दी, और यहाँ बीच में मशीन रख दी, और पीछे आपने ग्राउंड से 6 इंच ऊपर आपने रिटर्न राइज़र दे दिया, तो हवा ऊपर से आई, पाउडर को लिया उसने और इधर से वो पाउडर को लेके रिटर्न राइज़र से निकल गई। तो इस तरह की आपको अरेंजमेंट्स रखने हैं ताकि जो भी आपके पर्सन काम करें उनको कोई भी हार्म ना हो। और जहाँ पे आप बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग कर रहे हैं
वहाँ पे आप और भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ग्लव बॉक्स होते हैं वो आप मतलब ग्लव्स से आपने देखे होंगे ना, मशीनों में ग्लव्स लटके रहते हैं आइसोलेटेड टाइप, वो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो एग्जॉस्ट एयर आप बाहर निकाल रहे हैं उसको आपने फ्लूइड बेड से आप बाहर निकालते हैं या कोटिंग पेन से निकालते हैं, तो वो भी आपको फ़िल्टर करके ही आपको बाहर निकालनी है ताकि इन्वायरमेंट हमारा और कंटेमिनेट ना हो जाए। और जहाँ पे आपने रिवर्स पल्स डस्ट कलेक्टर आपने यूज़ करने हैं डस्ट एक्सट्रैक्शन के लिए, वहाँ पे आपको कार्टेज फ़िल्टर भी आपको वहाँ पे देने चाहिए, कंप्रेस्ड एयर की लेंस देनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन होना चाहिए एयर फ्लो को इंटरप्ट किए बगैर। मैकेनिकल डस्ट शेकर जो होते हैं हमारे, जो हमारे डस्ट एक्सट्रैक्टर के अंदर हमें लगाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्यों उससे हमारे प्रेशर डिफरेंशियल पे काफ़ी असर पड़ सकता है। और जब आप वेट स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारा कोटिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो जो डस्ट की स्लरी है उसको आप प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम में वो जानी चाहिए, वेस्ट रिमूवल कॉन्ट्रैक्टर, ताकि उसको ले जाके प्रोसेस कर सके। और जो हमारी एयर को हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी समय समय पे चेक करनी चाहिए हमारे को कि वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर ज़रूरत हो तो हम जो डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम जहाँ से एग्जॉस्ट है वहाँ पे और एडिशनल फिल्टर लगा सकते हैं। ये सब वैलिडेशंस के पॉइंट्स हैं। हमारा जो भी सिस्टम है जो डस्ट एफ्लुएंट कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन करके हमने इंस्टॉल किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही एक सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन बन जाए हमारे लिए, कि हमने उसके जो एग्जॉस्ट निकाला है वो हमने एएचयू के पास ही एग्जॉस्ट निकाल दिया। ऐसा नहीं करना है। एग्जॉस्ट हमारा वहाँ निकलना चाहिए जहाँ हमारा एएचयू कोई फ्रेश एयर सक्शन नहीं कर रहा है, नहीं तो वो हवा वो बाहर निकाल रहा है, हमारा एएचयू खींच रहा है, तो उससे क्रॉस कंटेमिनेशन होगी हमारी। इसके अलावा हमारे जो डीप बेड स्क्रबर्स जब भी आप लगाते हैं तो उनको आपने एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के साथ लगाना है, ग्रेनुलर केमिकल एब्जॉर्प्शन मीडिया के साथ लगाना, और केमिकल मीडिया फॉर डीप स्क्रबर शैल बी स्पेसिफिक टू द एफ्लुएंट बीइंग ट्रीटेड। मतलब किस तरह का आपने एक्सट्रैक्ट करना है अंदर इन्वायरमेंट से, जो भी आप केमिकल या रॉ मटेरियल को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा फ़िल्टर ऐसा होना चाहिए कि वो उसको पकड़ ले। और कोई भी हमारा रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन या क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए अगर हम एएचओ की एयर को रिसर्कुलेट कर रहे हैं। तो देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे रूम के अंदर एयरबोर्न पार्टिकल्स या कंटेमिनेट्स किस तरह के हैं, हमारे को डिसीजन लेना कि हमारे को एयर को रिसर्कुलेट करना है या नहीं करना है। जैसे अगर आपको रिसर्कुलेट करना भी पड़ता है तो आपको इसके अंदर हेपा फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे ताकि आपकी कंटेमिनेशन या क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो सके। तो क्रॉस कंटेमिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है टैबलेट कैप्सूल सेक्शन में, जो आज तक नहीं दिया गया था। इसमें मतलब 50 पॉइंट है, अभी भी और पॉइंट्स बचे हुए, मैं आपको अभी और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप अपनी टैबलेट सेक्शन या कैप्सूल सेक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आपको हेपा फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट क्रॉस कंटेमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपको ये तो इंश्योर करना ही है क्योंकि कोई और प्रोडक्ट आप नहीं बना रहे तो क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगी आपकी, इसलिए हेपा नहीं चाहिए आपको। और रिसर्कुलेशन ऑफ एयर फ्रॉम वेयर फार्मास्यूटिकल डस्ट इज़ नॉट जनरेटेड, मतलब जहाँ पे आपकी पाउडर उड़ता ही नहीं है वहाँ पे हेपा फिल्टर लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब सेकेंडरी पैकिंग एरिया जहाँ आप स्ट्रिप्स को बॉक्स में पैक करेंगे वहाँ पे आपको एएचयू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हेपा फिल्टर को अपने एएचयू के अंदर भी लगा सकते हैं या आप अपने टर्मिनल पे ऊपर जहाँ सीलिंग होती है आपकी वहाँ टर्मिनल पे भी लगा सकते हैं। और आपको ये कोशिश करनी है कि जब आप हेपा फिल्टर लगा रहे हैं तो जो डक्ट है हेपा फिल्टर से जो कनेक्ट हो रही है वो फ्लेक्सिबल ना हो, वो रिजिड होनी चाहिए। रिजिड होगी तो प्रेशर को विथस्टैंड कर पाएगी, पर किसी कारणवश आपको रिजिड डक्ट नहीं लगा सकते हैं आप, तो जो भी आप फ्लेक्सिबल डक्ट लगाएं वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो प्रेशर सह सके। जनरली 125-150 mm स्टैटिक प्रेशर रहता है हमारी डक्ट के अंदर जब भी हम हेपा फिल्टर को कनेक्ट करते हैं। और कोई भी ऐसी एयर जिसके अंदर हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस या सॉल्वेंट्स हैं, जैसे आईपीए कोटिंग पेन के ऊपर आईपीए मिथिलीन क्लोराइड की एयर को जब हम एग्जॉस्ट करते हैं
तो वापस नहीं आनी चाहिए वो एयर, उसको आप रीसर्कुलेट नहीं कर सकते, आपको ऐसे एग्जॉस्ट करना है ताकि वो वापस आपकी कंपनी के अंदर या आपके मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर एंटर ना कर सके। इसके अलावा एडिक्वेट नंबर आपको एयरलॉक्स रखने हैं, पर्सनल एयरलॉक या मटेरियल एयरलॉक। आपको चेंज रूम्स भी बनाने हैं अपने आने के लिए, और डिफरेंट क्लास में जाने के लिए आपको अपने पैसेजेस भी मेंटेन करने हैं। और जो भी आप एयरलॉक बना रहे हैं या चेंज रूम बना रहे हैं तो उनको प्रेशराइज भी आपको ऐसे करके रखना है ताकि आप कंटेमिनेशन रोक सके, पाउडर एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। फिर आपको अपने डायग्राम्स आपको जगह जगह डिस्प्ले करने हैं आपके, जिसके अंदर आपको प्रेशर कहाँ पे कितना प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, एयर फ्लो की क्या डायरेक्शन है, रूट क्या, मैन का क्या रूट है और मटेरियल का क्या रूट है। और जहाँ तक संभव हो सके जो आपके पर्सनल्स हैं और मटेरियल हैं वो एक क्लीन जगह से अनक्लीन जगह नहीं जानी चाहिए। मतलब मान लो किसी को सेकेंडरी पैकिंग में जाना है तो ऐसा ना हो सेकेंडरी पैकिंग में जाने के लिए वो प्राइमरी पैकिंग के एरिया से होके जा रहा हो, जहाँ पे आपकी ब्लिस्टरिंग चल रही है वहाँ से जाके वो पर्सन फिर आपकी सेकेंडरी पैकिंग में जा रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। तो इस तरह ये हमारा टैबलेट का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, टैबलेट कैप्सूल का जो पार्ट 8 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग, मिक्सिंग एंड ग्रेनुलेशन। तो आपको वैसे तो कोशिश करनी है आप एक क्लोज सिस्टम बनाएं। अगर आप क्लोज सिस्टम नहीं बना रहे ग्रेनुलेशन के अंदर तो आपको डस्ट एक्सट्रैक्ट सिस्टम लगाना है, मतलब ड्राई स्क्रबर आपको लगाने हैं अपने ग्रेनुलेशन या मिक्सिंग या शिफ्टिंग एरिया में। और जब आप पाउडर को छानेंगे शिफ्टर पे तो आपको शिफ्टर के ऊपर जो मटेरियल बच गया ऊपर आपको उसको एग्ज़ाम करना है कि भाई क्या चीज़ आ रही है इसके अंदर, और आप अपने वेंडर को बता सकते हैं कि भाई आपके रॉ मटेरियल में इस टाइप के पार्टिकल्स आ रहे हैं। आपको क्रिटिकल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को नोट करना है हमेशा, जैसे आपने मिक्सिंग का टाइम क्या है, या कहीं ब्लेंडिंग का टाइम क्या है, या ड्राइंग कर रहे हैं तो कितने टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए करेंगे, ये सब आपने मास्टर फार्मूला में पहले ही डिफाइन कर देना और फिर उसकी आपको बीएमआर के अंदर पूरी रिकॉर्डिंग भी करनी है। जो आप फिल्टर बैग, फ्लूइड बैग ड्रायर में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अगर हाई पोटेंट प्रोडक्ट है आपका तो उसके तो आपको बैग अलग अलग ही यूज़ करने हैं। प्रेफर यही है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए बैग अलग यूज़ हो, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट पोटेंट नहीं है तो आप सेम बैग प्रॉपर धो के क्लीन करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं ड्राई करने के बाद। फिर ग्रेनुलेशन और कोटिंग के लिए, जैसे ग्रेनुल्स बनाने के लिए आपको स्टार्च पेस्ट बनाते हैं, आप कोटिंग करने के लिए कोटिंग सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसको बनाना, स्टोर करना, ऐसे करना कि उससे कहीं माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए। भी आप सेम डे बना के सेम डे यूज़ कर लो, उसको ज़्यादा मत देर तक आप रखो। तो पॉइंट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पॉइंट 3 डिस्कस करेंगे, कंप्रेशन ऑफ टैबलेट्स। तो टैबलेट के लिए टैबलेट जब हम कंप्रेस करते हैं तो काफ़ी डस्ट जनरेट होती है। तो हालांकि हम सब अलग कमरे में ही अलग मशीन रखते हैं, फिर भी शेड्यूल हम कहता है भी अगर आपकी अलग अलग टाइप की टैबलेट चला रहे हो आप तो उसके लिए अलग अलग क्यूबिकल्स बनाओ, तो हम तो सब अलग क्यूबिकल्स में ही इसको रखते हैं। तो टैबलेट्स का वज़न चेक करने के लिए आपको कैलिब्रेटेड वेइंग बैलेंस आपको रखनी है। फिर आपको समय समय पर अपनी टैबलेट्स का वेट वेरिएशन टेस्ट करना है और उसकी अपीयरेंस चेक करें, उसकी डिसइंटीग्रेशन, उसकी हार्डनेस, उसकी फ्राइबिलिटी, उसकी थिकनेस वगैरह, ये सारी आपने बीएमआर के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अगर आप डी डस्टिंग कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक डी डस्टिंग मशीन से करिए और उसमें देखिए क्या कोई फॉरेन पार्टिकल्स या क्या चीज़ निकलती है उसको भी आप ऑब्जर्व कीजिए। टैबलेट को आपने क्लीन कंटेनर्स के अंदर कलेक्ट करना है, पॉलीथीन में आप कलेक्ट कीजिए और उसको एक ड्रम में स्टोर कीजिए। और कोई भी रिजेक्ट अगर आपकी टैबलेट होती है तो उसको आपको एक अलग एक रूम एक बना दीजिए, जो भी रिजेक्ट टैबलेट्स आप वहाँ पे रखेंगे अपने लेआउट के अंदर ही उस रूम को दिखाइए आप। और भाई कह रहे कि आपको सारे अपने इन प्रोसेस के जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे आपको करने ही हैं टाइम टाइम पे, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। तो ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब चौथा पॉइंट हमारा कोटिंग का। तो जो भी है कोटिंग में हमारी जो एयर आएगी वो हमारी फ़िल्टर एयर आनी चाहिए। तो हम तो कहेंगे आपकी हेपा फिल्टर से जो फ़िल्टर होके आ रही है एयर वो आपकी आनी चाहिए। और जब आप उसको बाहर निकाल रहे हैं एयर को तो वो भी वो एयर फ़िल्टर होनी चाहिए। और कोटिंग सोल्यूशन को आपने फ्रेश बनाना है और ताकि आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। तो 4 नंबर पॉइंट ये कंप्लीट हो गया। 5 नंबर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फिलिंग ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल।
तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में वो कहते हैं कि जो आपका खाली कैप्सूल है उसको भी ड्रग की तरह ही माना जाए, तो उसको हम ड्रग कंपोनेंट कहेंगे, और उतनी ही उसको अहमियत देनी जितनी आप अपने बाकी रॉ मटेरियल्स को देते हैं। उनको आपको एक प्रॉपर कंडीशन में स्टोर करना है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में, नहीं तो हमारे कैप्सूल ब्रिटल हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो एयर कंडीशन एरिया में आप इसको स्टोर करेंगे। अब हमारा 6 नंबर पॉइंट आ गया प्रिंटिंग ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। तो हम टैबलेट और कैप्सूल के ऊपर ही हम प्रिंटिंग कर देते हैं, उसका नाम काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के आपने देखे होंगे। तो जब आप प्रिंट करने तो आपको ध्यान रखना इनकी इंटरमिक्सिंग ना हो जाए, कहीं पहले की हुई कुछ टैबलेट की हो वहाँ पे और फिर आप नया भी काम शुरू, तो पहले आपको लाइन क्लियरेंस करनी है। आपको सारे एडिबल ग्रेड या फूड ग्रेड कलर से ही आपने टैबलेट के ऊपर प्रिंटिंग करनी है। और प्रिंटिंग करने के बाद क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वो चेक करेंगे उनको, तभी आप उसको आगे पैक कर सकते हैं। इसी में अब लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है 7 नंबर पॉइंट्स, पैकिंग। तो ब्लिस्टरिंग और स्ट्रिपिंग का हमारा ये पॉइंट है। जब भी आप ब्लिस्टरिंग स्ट्रिपिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कोई पुराना प्रोडक्ट तो नहीं है उस मशीन पे या उसके आसपास या उस रूम में, तो लाइन क्लियरेंस आपको करनी है। उसके बाद ही आपको ये इसको ब्लिस्टरिंग या स्ट्रिपिंग आपको स्टार्ट करनी है। अनकोटेड टैबलेट की जब भी आप करेंगे तो ये कहते हैं कि वहाँ पे ध्यान रखना कि बीटा लैक्टम ना हो। ये पॉइंट तो क्यों लिख दिया पता नहीं, क्योंकि बीटा लैक्टम की तो फैसिलिटी हम टोटली अलग लगाने जा रहे हैं। जब भी हम ब्लिस्टर या स्ट्रिप या एलओएलयू कर रहे हैं तो स्ट्रिप को फिर हमने चेक करना है कि भी इसकी प्रॉपर सील तो ये होगी है ना, कट तो नहीं होगी, इस पर बैच नंबर तो सारा है ना, या इसके अंदर टैबलेट या कैप्सूल मिसिंग तो नहीं है। फिर जो भी हमारी स्ट्रिप है या एलओएलयू या ब्लिस्टर है, उसका जो स्ट्रिप है उसको हमारे को लीक टेस्ट करना है कि इसमें कोई एयर तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि एयर चलेगी तो वो टैबलेट को हमारे को ख़राब कर सकती है। तो इस प्रकार से हमारा ये 8 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो टैबलेट कैप्सूल के बारे में है कि कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे को कमेंट लिखिए, हम प्रॉम्प्टली रिप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, शेड्यूल एम आ गया, ये कोई हवा नहीं है। हम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम आपकी ऑडिट करेंगे, आगे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपके प्रीमाइसिस चेक करेंगे, एज पर शेड्यूल एम जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी हम आपकी कंप्लाई करेंगे। आप फार्माडॉक्स कंसल्टेंट को कॉल कीजिए 9996859227 पे, या मेल कीजिए contact@farmadox.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी हमें मैसेज कर सकते हैं। विल डू इट इमीडिएटली। थैंक यू।